द स्टोरी टेलर में स्वागत है। आप सुन रहे हैं सर्वेश यादव को और आज आप सुनने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इसके पीछे की कहानी क्या थी और किस तरह से यूरोपियों ने भारत की तरफ रुख किया, तो आइए शुरू करते हैं। यह घटना है 7वीं शताब्दी की, जब तुर्कों का मिस्र और फारस पर अधिकार हो गया। जब तुर्कों ने मिस्र और फारस पर अधिकार किया तो जो अभी तक व्यापार पूर्व के साथ चल रहा था वो मुस्लिम मध्यस्थता से होने लगा, और इस व्यापार में सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को था तो वो इटली को हुआ और तुर्कों को था। अन्य यूरोपीय देशों को इससे बड़ी जलन थी कि वो सिर्फ जो है इटली तक व्यापारिक लाभ सीमित है और उन्हें उसमें हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। सारे यूरोपीय देश इस ताक में थे कि किस तरह से इटली के व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ा जाए, लेकिन कोई उस दौरान ऐसा कुछ चमत्कार होता नहीं है। यह घटना चलती रही और हम पहुंच गए 12वीं शताब्दी के आसपास। 12वीं से 15वीं शताब्दी तक लगभग इटली का जो था व्यापारिक एकाधिकार पूर्व के साथ वो बना रहा। इस दौरान जो भी व्यापार होते थे उनके दो रास्ते थे। इन दो रास्तों में एक रास्ता जो था वो फारस की खाड़ी से होते हुए इराक और तुर्की पहुंचता था, और फिर इराक और तुर्की से स्थल मार्गों से व्यापार होता था और वो वस्तुएं पहुंचाई जाती थी इटली में, जेनेवा और वेनिस में, और फिर जेनेवा और वेनिस से जो है वस्तुएं पूरे यूरोपीय बाजारों में फैलती थी। जो दूसरा रास्ता था वो लाल सागर होते हुए मिस्र के दक्षिणी तट पर वस्तुएं पहुंचती थी और फिर स्थल मार्ग से अलेक्जेंड्रिया तक पहुंचाई जाती थी वस्तुएं, और फिर अलेक्जेंड्रिया से भूमध्य सागर में होते हुए इटली के शहरों में ये वस्तुएं पहुंचती थी और फिर वहां से अन्य यूरोपीय देशों में ये वस्तुएं फैलाई जाती थी। तो ये एक जो चक्र था, इस पर अगर देखें पूरी तरह से वर्चस्व तो तुर्कों का है, मिस्र का था, पर्शिया का था, इटली को था। तो इन्हीं तीनों चार कंट्री जो थी मिलजुल के अपना सारा लाभ कमा रही थी। तो अन्य यूरोपीय देश चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से इटली के एकाधिकार को तोड़ दिया जाए, और ये उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई 15वीं शताब्दी के बाद, क्योंकि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नई भौगोलिक खोजों पर बहुत तेजी से ध्यान केंद्रित किया गया। कहा जाता है कि पुर्तगाल और स्पेन के शासकों ने पूरी एक उम्र गुजार दी नई भौगोलिक खोजों के लिए, और अंततः उन्हें फायदा भी मिला। वस्तुतः 14वीं शताब्दी के अंत में और 15वीं शताब्दी की शुरुआत में नई वैज्ञानिक खोजें होना शुरू हुआ, जिसमें जो था बारूद का आविष्कार हुआ, पहले की तुलना में हल्की नौकाओं का विकास हो गया, और साथ ही भौगोलिक मानचित्रण हो चुका था उस टाइम तक, और कंपास की खोज जो उसकी सबसे बड़ी मील का पत्थर साबित हुई, कंपास की खोज, जिसकी वजह से नई भौगोलिक खोजों पर ध्यान केंद्रित हुआ और काफी सफलता भी मिली हद तक। तो उसी दौरान एक व्यक्ति था पुर्तगाल का, जिसका नाम था बार्थोलोम्पो डियाज। बार्थोलोम्पो डियाज जो है 1487 में लिस्बन से अफ्रीका के पश्चिम तटों से होते हुए अफ्रीका के एकदम दक्षिणी बिंदु तक पहुंचा, जहां अंतिम बिंदु था अफ्रीका का। और इसके बाद वो वहां से समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना है, और वो वहां से वापस आ जाता है 1488 में लिस्बन। इसी जो अंतिम बिंदु तक वो पहुंचा था, इसी बिंदु को केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं हम लोग इतिहास में। उसके 10 सालों बाद सन 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली था, जो कि काली कट पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से कोई पहला पुर्तगाली भारत में पहुंचा, और एक नए मार्ग से, एक्चुअली आते तो पहले से भी थे, लेकिन एक नए मार्ग से इस तरह पहुंचे और पूरे यूरोप के लिए अभी व्यापार यहां से खुल गया। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से बहुत उठापटक होगी, और जो है पुर्तगाल, डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, ये सभी जो है आते हैं और आपस में लड़ेंगे, और किस तरह से आखिरकार जो है
सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज बचते हैं और वही जो है भारत पर 200 वर्षों तक राज किया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे की कहानी हम सुनेंगे कल। तो नमस्कार।